प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम राम, स्वागत। राम 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 भैया, राम राम। अवनीश सर, आपका भी स्वागत, राम सभी राम। दर्शकों को नमस्कार। संदीप जी, आपको भी नमस्ते। आज का दर्शकों हमारा विषय है, एक तो आज चुनाव का सेकेंड फेज था, पोलिंग फिर से ऊपर नीचे ऑलमोस्ट बराबर, अलग अलग बातें आ रही हैं, उसको थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे कि कहाँ पर कितनी पोलिंग कैसे। और सेकंड, सबसे पहला सवाल जो ये बात बाद में कह रहा हूं, पर इस पे सवाल पहले। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि वीवीपैट की कोई टैली ईवीएम के साथ नहीं होगी। मतलब एक शुगर कोटेड शब्दों में ये कहा जा रहा था कि वापस से बैलेट प्रक्रिया वापस लाई जाए, कि लोग बटन तो दबाएं ईवीएम पर काउंटिंग हो वीवीपैट की उन पर्चियों की। तो काउंटिंग जो है ऑलमोस्ट बैलेट प्रोसेस पे जाने वाली थी, ऐसी इच्छा थी प्रशांत भूषण जैसे लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। दादा, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट अब भारत की भाषा कैसे बोलने लगा? पुष्कर, देखिए, बेटा, ये उचित शब्द नहीं होगा कि भारत की भाषा कैसे बोलने लगा। ये भांति भांति से जब भी जो है भारत के जो क्रूशियल मौके आए हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भारत के भविष्य को प्रभाव डाल सकते हैं या जो व्यवस्था चल रही है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही जो है बड़ा ही एक्सटेंडेड व्यू लेता है। तो इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत की भाषा बोली, इसको आप ये कह सकते हैं कि जो सत्य था उसी पे स्टैंड लिया, और उसके अलावा वो कुछ कर सकते नहीं थे। जब केस को समझे आप, तो देखिए, ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिरे से ये कहा जाए ईवीएम की वजह से हम हार गए, ये जो नैरेटिव जो है विपक्ष का और उसके यूट्यूबर चुनाव से पहले चालू कर देते थे, उस विधवा विलाप पे भी विराम लगा दिया है। वो और कोई बहाने पे रो सकते हैं कि वो 4 जून 2024 में क्यों हारे, लेकिन कम से कम ईवीएम के मारे हारे उस पर वो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से तमाम अदालतों में जो है विभिन्न फोरम से जो है ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाए गए, उसको संदिग्धता के घेरे में लाना चाहा, और ये कामना की गई कि जिस तरीके से पूर्व में बैलेट बॉक्स के माध्यम से चुनाव होता था वो प्रक्रिया फिर से आया, जहां तक कि यूरोप या अमेरिका में जो जिस आज भी बैलेट बॉक्स यूज होता है उसकी भी दुहाई वहां पर दी गई। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इसमें काफी कुछ सुना। उनको मालूम था कि जो इस ईवीएम को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं या लोग जो आ रहे हैं उनका मंतव्य क्या है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही वो बड़ी महत्वपूर्ण। मैं उसके तकनीकी पक्ष में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका लुब्बे लुबा सर्वोच्च न्यायालय का यही था कि महाराज, यदि आप यदि मानसिक रूप से जो है ईवीएम को लेके मनोरोग से ग्रसित है, तो कृपया इसका अपना स्वयं इलाज कराइए। ये जो है भारत पीछे नहीं जाने वाला, इसलिए जो है इस सिरे से ही इस पे जो है विराम लग गया है कि ईवीएम अब जो है कोई भविष्य में चर्चा का विषय नहीं रहेगा। हाँ, कुछ टेक्निकल चीजें की हुई हैं जिसका मुझे इतना संज्ञान नहीं है, तो क्योंकि मैंने पूरा जजमेंट अभी तकनीकी रूप से नहीं पढ़ा है, लेकिन उसका जो मोटा मोटा आया है वो यही आया है कि ईवीएम पे लेकर विधवा विलाप पूर्णतः वर्जित है, कोई अवसर नहीं मिलेगा। आप और बहाने ढूंढ लीजिएगा 4 जून 2024 को, लेकिन विपक्ष और जिस तरीके से नैरेटिव बनाने के पिछले 3-4 महीने से लगातार इसी पे ही बात हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही श्रेष्ठ निर्णय, सामयिक निर्णय, और वो भी द्वितीय चरण का जब मतदान हो रहा है उसी दिन आना, वो मैं तो उसके बाद प्रसिद्ध वो एक तरीके से जो है ईवीएम को आप भी कह सकते हैं भूतकाल की वो स्थिति। इसी कभी जैसे कि
प्रधानमंत्री जी ने आज अपने चुनावी भाषण में इसका उल्लेख किया, तो उन्होंने यही कहा कि करारा थप्पड़ है उन लोगों का जो है बैलेट बॉक्स की राजनीति करते थे और चुनाव जीतते थे। और क्योंकि बैलेट बॉक्स के बारे में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी ने भी इसका जिक्र किया कि हमको याद है कि जो है जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था तो किस तरीके से होता था और किस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादाओं और आस्था दोनों का जो है खुल के जो है बलात्कार होता था, ये होते हुए देखा है। इसलिए जो है मैं कहता हूँ ये बहुत ही दूसरी द्वितीय चरण के समय आया हुआ ये निर्णय एक श्रेष्ठ निर्णय है और इससे भारत का राजनीतिक जी संदीप और जी, देखिए लोकतंत्र ऐसा दोनों ही बहुत शानदार रहे, श्रेष्ठ रहे। जी, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था दादा कि आपने कहा कि एक करारा जवाब मिलेगा, ऐसा मोदी जी ने, मतलब करारा जवाब मिला है। हाँ, करारा थप्पड़ मिला है जी। और इस पर मैं अवनीश सर से जरा सा एक जानकारी चाहूंगा। अवनीश सर, ऑफ कोर्स मोदी जी ने एक तुरंत अपना रिप्लाई दिया, रिबटल दिया, प्लस ईवीएम की ये जो प्रक्रिया थी, ये प्रशांत भूषण और ये लोग 44 बार जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने, 44 बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। और जैसा दादा ने बताया कि आज उन्होंने पूर्ण रूप से इस पे विराम लगा दिया, पर विपक्ष को इन सब बातों से मतलब है नहीं, उनको तो कोई ना कोई बहाना लेके उतरना है। ठीक है, ईवीएम सदैव उनके लिए एक समस्या रहेगा, क्योंकि ईवीएम जो है जनता को और कैलकुलेशन को और इतनी लार्ज पॉपुलेशन को केटर करने के लिए एक उचित माध्यम है। प्रशांत भूषण ऐसा तो नहीं है कि आज भी टाइपराइटर पे अपना ड्राफ्ट बनाते होंगे, कंप्यूटर पे बनाते होंगे ना, वो भी अन्य प्रकार की नई सुविधाओं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते होंगे जो कि फुल प्रूफ होंगे उनके लिए। वो आईफोन ही इस्तेमाल करते होंगे, वो कुछ पुराना चोंगा वाला फोन नहीं इस्तेमाल करते होंगे। पर उनको भारत के लिए वही व्यवस्था चाहिए जो 1990 और 2 उससे पहले थी, जहां बाहुबलियों का राज था। आप क्या सोचते हैं सर, 4 जून के बाद ईवीएम का रोना विपक्ष गाएगा या नहीं गाएगा, या उसका कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसका? और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला दिया है, उसमें कुछ और भी एंगल है, कोई और भी बात है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस ईवीएम के फैसले को एक लाइन में परिभाषित कर दिया है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि तमाचा पड़ गया, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि ये मुकदमा था क्या और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में ऑर्डर में कहा क्या है, इसके बाकी तकनीकी पक्ष क्या है। देखिए, 2 मुकदमे थे 2 बातों को लेके। एक तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट बैलेट पेपर से ऑर्डर कर दे चुनाव कराने का, एक तो ये याचिका थी। और दूसरी याचिका थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम, उसका जो वीवीपैट की स्लिप है, उसके 100% स्लिप की क्रॉस चेकिंग हो। यानी कि याचिकाकर्ता एक तरीके से दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहता था। यानी आप तो या तो बैलेट पेपर से करा दीजिए पहला ऑर्डर, अगर वो मत करिए तो दूसरा ये कि सारी 100% वीवीपैट की पर्चियां गिनवा दीजिए। आप जरा ये बताइए, अगर 100% वीवीपैट की पर्चियां गिन ली जाएं तो ये तो बैलेट गिनने के बराबर हो गया ना। आप बैलेट ही तो गिन रहे हैं भाई। तो Exactly. इसमें क्या हुआ, ये खारिज किया है। अब आते हैं टेक्निकलिटी पे। इस पे तो आप देखिए, इस पूरे केस में 3 पक्ष थे। पहला पक्ष था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी याचिकाकर्ता, ठीक। दूसरा जो चुनाव कराता है यानी चुनाव आयोग, और तीसरी थी सरकार। अब चूंकि ये मामला इलेक्शन से जुड़ा है, मतदान से जुड़ा है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी इनडायरेक्ट एक पार्टी हो जाती हैं और आम जनता यानी हम तीनों भी आज के इस केस की पार्टी थे, क्योंकि ये हमारे आपके सभी के मतदान से जुड़ा हुआ मामला था। इन्हीं 4 पार्टियों के मामले में जितने भी पार्टीज थे, जरा देख लीजिए कि अभी किसके बारे में क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आम आदमी यानी हम और आप। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि हमारे आपके वोट देने के प्रोसेस में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हम पोलिंग बूथ तक जाएंगे, हमारी उंगली पे स्याही लगेगी,
चुनाव अधिकारी कंट्रोल यूनिट दबाएगा, वोटर बैलेट यूनिट में कैंडिडेट के सामने बटन दबाएगा और फिर कुछ सेकंड तक वीवीपैट की लाइट में अपनी पर्ची देखेगा। हो गया जनता। अब आते हैं दूसरी पार्टी, राजनीतिक पार्टी और कैंडिडेट। इसमें उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं। पहला ये कि दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले किसी कैंडिडेट को अगर शक है तो वो रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर शिकायत करे। शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली मशीन के इंजीनियर इसकी जांच करेंगे। चलिए, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्र का टोटल ईवीएम से 5% मशीनों की ही जांच होगी और 5% ईवीएम कौन से होंगे इसका चुनाव करेगा प्रतिनिधि प्रत्याशी का। मजे की बात अब देखिए यहाँ पर ये किया है और ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है जो ये पॉइंट उन्होंने दिया है कि इस सारी कवायद का खर्चा जो है वो कैंडिडेट उठाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि साहब ये हमारा बर्डन नहीं है, हम तो फ्री एंड फेयर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस बात को बिल्कुल बनाए रखा कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, आपका ईवीएम बिल्कुल फिट है, इसलिए अगर किसी को अपना शौक पूरा करना है 5% ईवीएम की वीवीपैट पर्चियों की क्रॉस चेकिंग, तो वो अपना पैसा दे और करा ले। अब आते हैं तीसरा याचिकर्ता जो मुकदमेबाज थे, प्रशांत भूषण एडीआर के वकील और बाकी, क्योंकि 2 मुकदमे थे, उन सभी की याचिकाएं सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। तो अब यहाँ अगर प्रशांत भूषण जैसे लोग बाहर आके और निश्चित रूप से वो करेंगे टीवी चैनलों पे जाके कि हमारी नैतिक जीत हुई है और देखिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बिल्कुल नहीं। यहाँ उनकी याचिका 100% खारिज हुई है और प्रधानमंत्री ने उसी बात को एक लाइन में परिभाषित किया है कि थप्पड़ लग गया। हाँ, अब जरा देखिए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को। उन्होंने कहा कि एक काम करिए, सिंबल लोडिंग जो प्रक्रिया है आपकी, इस यूनिट को सील कर दीजिए और 45 दिन के लिए इसको भी स्ट्रांग रूम में रख दीजिएगा। दूसरा, जरा आगे इनोवेटिव आइडिया दिया, ये ऑर्डर नहीं दिया है, आइडिया दिया है कि क्या वीवीपैट में कभी कोई बारकोड वगैरह का प्रोविजन हो सकता है क्या। सरकार 5वीं पार्टी है इसमें और सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में कोई ऑर्डर, कोई टिप्पणी, कोई निर्देश नहीं। ये है पूरा मामला, मैंने बहुत थोड़े में आपको बताया। तो इस तरीके से अब अगर ईवीएम के नाम का कोई रोना रोए, ईवीएम के नाम की अगर कोई चूड़ी तोड़े, तो सिर्फ जैसा कि दादा ने कहा ये उसका विधवा विलाप है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सारे 5 पक्षों पर बिल्कुल क्लियर है। हमारे आपके मतदान के तरीके को सुरक्षित रखा है। सरकार की भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है, ईवीएम बिल्कुल सॉलिड है, उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इस मामले को सही कहा है और कुछ हल्की फुल्की टिप्पणियां बड़ी मजेदार कही है। पहला तो ये प्रशांत भूषण ने 16 तारीख को जब ये हो रहा था मुकदमा, सुनवाई हो रही थी, तो प्रशांत भूषण ने कहा कि साहब जर्मनी में सारा कुछ चेक होता है। उन्होंने कहा देखिए ये चुनाव जर्मनी में नहीं है, भारत में है। और जैसा दादा ने बताया कि उन्होंने कहा कि साहब बैलेट पेपर पर, उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमको जन्नत की हकीकत पता है, बैलेट से कैसे चुनाव होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, आज मैं सलाम करता हूं सुप्रीम कोर्ट को, भारत की सुप्रीम कोर्ट को, जिसने 44 बार ये याचिकाएं ईवीएम के खिलाफ खारिज की थी, आज ईवीएम पर शक के नाम की हत्या कर दी, दफन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला स्वागत योग्य है। तो ईवीएम की हमारी चर्चा भी अब समाप्त होती है। काफी ज्यादा जानकारी दादा से भी मिली, आपसे भी मिली और मुझे लगता है ईवीएम पर ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। बात अब इसका सुप्रीम कोर्ट ने पटाक्षेप कर दिया तो हम भी पटाक्षेप कर देते हैं। दादा, मैं आपके सामने पास आता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि आज है सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग और फिर से वही बातें कि पोलिंग परसेंटेज डाउन है, पोलिंग परसेंटेज डाउन है, पर स्टेट वाइज देखते हैं तो राजस्थान में 9% अप है, बिहार में 5% अप है, पर बिहार में जहां पर अप है वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, सीमांचल वाला, किशनगंज और सब वाला। यूपी में ऑलमोस्ट बात उतनी ही है जितनी पहले थी, एमपी में डाउन हुआ है, पर वेस्ट बंगाल और बाकी सारे प्रदेशों में थोड़ा हायर साइड पे गया है।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ दादा, सेकंड फेज में अचानक से क्या हुआ? फर्स्ट फेज तक सबकी शिकायत थी कि चुनाव पता नहीं चल रहा, नीरस है, ये है, वो है, जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा। सेकंड फेज में मोदी जी राजस्थान में जो अपना स्टेटमेंट दिया उन्होंने पहला, कि यह पहला नहीं, ऑफ कोर्स दूसरा स्टेटमेंट दिया जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया उसको लेकर, कि ये आपसे लूट के उनको देना चाहते हैं जिनके बच्चे ज्यादा हैं और जिनका जो घुसपैठी है। तो ऑफ कोर्स मोदी जी ने जो बात कह दी वो संकेतों में कही, संकेत समझने वाले समझ गए। उसके बाद ऑफ कोर्स राहुल गांधी के अपने कुछ काउंटर कमेंट्स आए, फिर इनहेरिटेंस टैक्स की बात आ गई और अचानक से एक पूरा विमर्श और विषय जो है उसने राहुल गांधी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की खाल खींच ली। एक्चुअली में ये बड़े मीठे मीठे शब्दों में जो कहना चाहते हैं, इनकी मंशाएं कुछ और है। फिर ऑफ कोर्स राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सबका इतिहास सामने आया। दादा मैं जानना चाहता हूँ, इस पूरे दौरान 19 तारीख से 26 तारीख तक अचानक से जो चुनाव हमारा थोड़ा सा एक हॉट मोड में चला गया है, और आपको लगता है कि ये वो सबसे बड़ा विषय है जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और क्या इसका, इन विषयों का असर आप आज की पोलिंग परसेंटेज पर देख रहे हैं? पुष्कर दा। देखिए, पहली बात तो हम लोग आए थे प्रथम चरण में जो चुनाव हुए उसकी पोलिंग पे जिस तरीके से हल्ला किया गया कि जो है वोट परसेंटेज गिरा है, वोटर कम निकला है, कुछ हद तक सही थी, लेकिन ऐसी भी सही नहीं थी जिसपे कि हम ये मान लें कि कोई एक यूनिवर्सल थंब रूल, ऐसा कोई थंब रूल नहीं था। हाँ ठीक है, जैसे आज वोट पड़ा है 5 बजे, जो ट्विटर पर सोशल मीडिया में जो फिगर आई उसी को लेके आदमी ले उड़ा, लेकिन उसके जो है रात के बाद जो है आधिकारिक परसेंटेज आने लगे तो सब जगह बढ़ा ही बढ़ा। तो ऐसा कुछ इसको नहीं कहेंगे कि जो है वोट कम पड़ा, या ऐसा बहुत कहना चाहिए कि बहुत ही ऐसा कि अनोखी बात होगी, बिल्कुल बात। हाँ ये बात जरूर है कि परसेप्शन और नैरेटिव में जो है विपक्ष की तरफ से, कि विपक्ष के पास कुछ भी नहीं था, तो विपक्ष जो है ढोला मंजीरा लेके जो है कूद पड़ा कि बीजेपी साफ हो गई, क्योंकि वोट बीजेपी वोटर नहीं निकला, मोदी को वोट नहीं मिला, इससे साफ नहीं। और यही जो है, यही करते करते 19 तारीख से 26 तारीख का मतदान का दिन भी आ गया। अब आप ये देखिए, इसके अंदर जो हकीकत जो सामने दिख रही है, जहाँ जो जमीन पे लोग हैं, जहाँ से बात हो रही है, जहाँ से सूचनाएं ली जा रही हैं, हकीकत ये है कि इससे 2024 का लोकसभा के चुनाव से नीरस चुनाव कभी भारत के इतिहास में रहा ही नहीं। इतना नीरस, इतना दरिद्र कि कहीं से भी किसी तरह की कोई आवाज ही नहीं आ रही, ना सत्ता पक्ष से आ रही थी ना विपक्ष से आ रही। सबके जो है, सबकी गाड़ी के पेट्रोल सूख चुका था, किसी का, सबके प्रिंटिंग प्रेस बंद हो गए थे, सब जो है किसी तरीके से कहीं किसी के आवाज आहट नहीं सुनाई पड़ रही। तो ऐसी स्थिति में जहां पर ये जनमानस ने चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले ये स्वीकार कर लिया हो, या मान के लिया हो, या विश्वास है कि 4 जून को परिणाम आने वाले दिन क्या अंतिम परिणाम होगा, तो ऐसी स्थिति में सबसे हताशा जो है वोटर उसका नहीं निकलता है जो मानसिक रूप से हारा हो। तो मैं यदि जहां वोट कम हो रहा है, मेरा अपना दृढ़ विश्वास है कि ये वोटर वो वोटर है जो कि जो है विपक्षी दलों का समर्थक था, और वो जो है चुनाव मतदान का दिन आते आते इतना मानसिक से डिमोरलाइज हो गया कि वो फिर निकला ही नहीं निकलता। उसका कारण भी, सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरी एक इलेक्शन इकोनॉमिक्स होती, ये हमारे यहाँ जो है जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है, ये इकोनॉमिक्स जो है हमेशा रही है, और इस इकोनॉमिक्स का 80 के दशक से विशेष प्रभाव देखा गया। वो इकोनॉमिक ये थी कि जो कार्यकर्ता होता था, जो वोट लेने जो कह सकते हैं कि किसी प्रत्याशी के मैनेजमेंट का पार्ट होता था, वो एक अपने आप में एक आर्थिक स्रोत होता। चुनाव उसके लिए जो है एक आर्थिक स्रोत होता। कुछ लोग तो जो है पूरा हर 5 साल की व्यवस्था जो है अगले चुनाव से पहले तक की हो जाती,
इस बार जो है वो सब कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे समय में जो जिस वर्ग की या स्वयं पॉलिटिकल किसी राजनीतिक दल का सदस्य कह लीजिए या उस प्रत्याशी का समर्थक कह लीजिए जिला स्तर पे, उसको जब जो है आदत पड़ी हो कि जो है प्रत्याशी जो है नोट निकालेगा, पेट्रोल भरवाएगा, खर्चा पानी देगा, शाम को मुर्गा वुर्गा कटेगा, जब वो सब नहीं हुआ तो जो आपके द्वारे आता था वो द्वारे भी आना बंद कर, अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपने सांसद जी को नहीं जिताए जब तक सांसद जी कुछ देंगे। तो ये जो है इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ा मोटिवेशन था भारतीय चुनाव में, जो कि वोट पड़वाता था या प्रचार में दिखता था। तो ऐसी अवस्था में हमको मुझे लगता है कि ये वर्ग जो है नहीं निकला, वोट उसने नहीं किया और उसी का ही प्रभाव है। केवल एक चीज हुई कि जब से लोग कांग्रेस का घोषणा पत्र या न्याय पत्र जिसको जो बोलते हैं वो आया, और उसके बाद मोदी जी ने उसका जो है पोस्टमार्टम किया, और फिर पोस्टमार्टम ही नहीं किया, उन्होंने एक लाइन, वन लाइनर, टू लाइनर में जनता की मानसिकता को छूने वाला जो उन्होंने वन लाइनर जब दिए, उससे क्या हुआ कि पिछले 72 घंटे से ज्यादा हो गए कि एकदम से गर्मी आ गई चुनाव में, और उसी का परिणाम ये है, देख सकते हैं। जी। और आपने बड़ी बात कही कि जो निराश हो गया है, जो मान चुका है कि वो हार चुका है, वो नहीं निकल रहा है। और इस पर मैं उन्हीं सर से उनका भी थोड़ा सा मंतव्य जानना चाहूंगा, राय भी जानना चाहूंगा, थोड़ा इतिहास की भी बात करना चाहूंगा। एक समय था सर 2014 तक पर्टिकुलरली आम समाज पूरी तरह राजनीति से विरक्त हो चुका था। उसको पता था कि नेता कोई भी है उसको भ्रष्टाचार करना है, लूटना है, सरकार का हमारे जीवन में सिर्फ दखल है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है और कुछ नहीं होना इस देश का, और ये सब तमाम इस तरीके की निराशा वाली बातें होती थी। यूपी में भी ऑफ कोर्स ये होता था, ऑफ कोर्स अराजकता थी, चाहे कोई आ रहा था, सपा आ रही थी, बसपा कोई भी आ रहा था, हर स्टेट का करीब करीब यही हाल था। तो उस समय क्या था कि उस समय हम लोग की वाकई में इच्छा नहीं होती थी कि हम वोट देने निकलें, क्या फायदा, व्हाट इज द पॉइंट। पर यह 14 से 24 के बीच में एक परिवर्तन सबने देखा कि आम जनता पूर्ण रूप से राजनीतिक हुई, राजनीतिक समझ उसकी बहुत बढ़ी, सोशल मीडिया के कारण भी, और मोदी जी के कार्य और सरकारों का जो कार्य दिखा उस पर भी जनता का विश्वास हुआ कि हाँ चलो सरकार है हमारे लिए, कष्ट के समय में भी और नॉर्मल समय में भी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखा, सब देखा। तो आज एक आम भारतीय जनमानस जो है काफी मेगा लेवल पे राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गया है। तो मैं दादा की बात में से ही आपसे ही सवाल पूछना चाहता हूँ अवनी सर कि क्या यह भारतीय जनमानस जिसने हार मान ली है और जिसने जीत, जो ऑलमोस्ट क्लियर है कि क्या होने वाला है, तो जिसको लगता है कि उसके नेतृत्व ने हार मान ली है, वही नहीं निकल रहा है क्या इसी कारण से? क्योंकि पहले तो ऐसी मानसिकता हमारी भी होती थी, हम भी जानते थे कोई फर्क पड़ना नहीं है तो निकलना क्यों। तो क्या ये पासा पलट गया है? अब उधर का भी जो जनमानस है वो ये कह रहा है कि अब निकले क्यों, फायदा क्या? अवनी जी। जी संदीप जी, देखिए मेरे सामने इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट खुली हुई है, जिसपे अभी तक इस समय जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं तो लगभग 7 बज रहे हैं, और जो डेटा मौजूद है वो 5 बजे तक कितना मतदान हुआ वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बिल्कुल सामने बता रही है। हाईएस्ट 76% मणिपुर और त्रिपुरा में, 71 बंगाल में। अब आ जाते हैं सबसे नीचे, तो सबसे नीचे रहा साहब उत्तर प्रदेश 5 बजे तक 52.64 और बिहार 53.03। अब आपने जो पूछा कि कौन नहीं निकल रहा है, अपने ही चैनल पर कल की एक वीडियो पड़ी हुई है जिसपे हमने स्पष्ट रूप से डेटास के साथ और इनके तर्क और कुतर्क दोनों को आमने सामने रख के ये बता दिया था कि साहब दरअसल विपक्ष का वोटर बाहर नहीं निकल रहा है। कारण क्या है कि जब मोदी जी कहते हैं 370 चाहिए, तो लोगों ने कहा कहां से लाओगे, सब जगह से लेके चले आए हो। अगर इनका ये तर्क मान लिया जाए कि साहब पश्चिम बंगाल में जो है वो ये क्या तर्क देते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ता है तो इसका मतलब है जनता परिवर्तन चाहती है। अच्छा,
तो आप जरा ये बताइए, वेस्ट बंगाल में किस पार्टी का शासन है भैया? ममता बनर्जी का है ना। वहां नरेंद्र मोदी की पार्टी को पिछली बार 18 सीटें मिली थी। ममता बनर्जी के खिलाफ अगर आक्रोश में वहां पर हाई परसेंटेज वोट जा रहा है, तो इसका मतलब बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं। ये उन्हीं का तर्क है जिसको मैं वहां अप्लाई कर रहा हूं। अब आते हैं, अगर ये कुतर्क ये गढ़ते हैं कि नहीं नहीं लो परसेंटेज होता है तो पब्लिक में कोई खास उत्साह नहीं है, तो ठीक है, जिसकी सरकार बनने जा रही है उसके मतदाता में तो उत्साह है। इसलिए मैं अभी भी अपनी उस बात पर कायम हूं। और अब हमारा थंबनेल कल बोल रहा था, कल सुबह का वीडियो, उसने यही तो कहा था हमारी आपकी बातचीत में कि दूसरे दौर में भी इन राज्यों का मतलब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पर अब भी विपक्ष का मतदाता नहीं निकलेगा, वोटिंग परसेंटेज कम होगी और वही होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये 5 बजे का फिगर है। मैं मानता हूं कि कल दोपहर के बाद या कल शाम तक या कल देर रात तक जब सारे नतीजे आएंगे, तो पहले फेज में जैसे 65% गया, लगभग ये उसी के समान होने जा रहा है। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि मतदाता उनका घर बैठ रहा है। पोलिंग कहीं से भी ऐसी कुछ नहीं हो रही, क्योंकि ये मिक्स फीलिंग है। अब मिक्स फीलिंग में उनका एक जो थंब रूल है, एक तर्क नहीं चलेगा। एक तर्क अगर कहीं चलेगा तो दूसरी जगह नहीं चल रहा है। मैंने पहले ही कहा कि भाई बंगाल में किसके प्रति गुस्सा हो सकता है? नरेंद्र मोदी की सरकार थोड़ी ना है वहां पे। तो ये तर्क कभी नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ यहाँ पर चौंका रहा है 72.13, और ये चौंका नहीं रहा है। और मौसम की जहां तक बात है, थोड़ा सा ये फैक्टर रहा है, इसलिए कि बिहार में समय बढ़ाया है चुनाव आयोग ने वोटिंग का। तो कुल मिला के वोटर अभी भी विपक्ष का बैठ रहा है, अपने घर बैठ रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। और प्रधानमंत्री ने रही सही कसर पूरी कर दी है। उन्होंने एक झटके में कांग्रेस के मुस्लिम लीगी मैनिफेस्टो का मंगलसूत्र उसके गले से खींच लिया है। जी, जी। काफी सारगर्भित बात कि कौन किस वजह से क्या वोट कर रहा है, और एक्चुअली ये एनालिसिस मेन स्ट्रीम मीडिया पे कभी नहीं आता कि वो अपने उसी ढर्रे पे चल रहे हैं कि वोट जो है जातिगत पड़ रहा है, यहाँ पर इतना समूह है, वहां उतना समूह है, पर वो ना अपना चश्मा बदल रहे हैं ना अपना सिलेबस बदल रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है भाई एक्चुअल जो घटना हो रही है उसको समझो, और क्या नहीं हो रहा है उसको भी समझो। ऐसा नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज जो है सिर्फ एक ही कहानी कहेगा जो आपका मंतव्य है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली समझने की तो कोशिश करिए कि कौन। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि एक जगह अगर बढ़ते हुए को परिभाषित कर रहे हो तो दूसरे जगह कैसे उसी फार्मूले को अप्लाई करो, तो ही तुम्हारी बात उल्टी सीधी हो जाती है। इनका फॉर्मूला सर सब वही चलता है जो सूट करता है। दादा मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 से ही जो है ये जो स्टूडियो में बैठ के जो एनालिसिस करते थे, 2014 से बार बार चुनाव बता रहा है कि जिस एनालिसिस और जिस परसेंटेज और जिस जातिगत उस पे जो है बैलेंस पे जो है ये बात करते हैं और परिणाम की घोषणा करते हैं, वो हर चुनाव में जो है जनता उसको नकारती आ रही है। इसलिए जो है उनके उसका कोई तर्क कुतर्क जो है कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि उनको रेलेवेंट बने रहना है, उनको 2 मिनट का अपने 2 मिनट फेम चाहिए, तो ये सब तर्क कुतर्क करते हैं। जनता उन सबसे आगे बढ़ चुकी है। जी, और मैं आपसे एक बात और जानना था जी अवनी सर। हाँ, इसीलिए तर्क और कुतर्क इनका जो है ना, वो इन्हीं के ऊपर हमने अप्लाई किया कि मियाँ की जूती मियाँ के सर। भैया तुम एक जगह खड़े हो जाओ भाई, एक कोई साइड ले लो। नहीं, वो साइड तो वो सर उनके लिए साइड वो केजरीवाल की साइड है। वो तो चाहते ही हैं, वो जिस साइड जाना चाहते हैं, जनता उस साइड नहीं जा रहे ना, ये उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है। वो जिस साइड भारतीय जनमानस को लेके जाना चाहते हैं, भारतीय जनमानस कह रहा है हम उस साइड नहीं जाएंगे, बाकी चाहे टीवी पे जो मर्जी आप बोलते रहो, चाहे कुछ भी कहते रहो। जी, और प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बात कर्म करते रहना है, बनना। उनसे एक बार पूछा गया था कि आप क्या बनना चाहते थे, क्या नहीं, मैं करना चाहता था, करते करते बनने की बात होती है। पहले बनकर फिर कुछ करें वो एक अलग मैटर होता है, तो करने का सोचिए। मेरे ख्याल से भारतीय जनमानस यह समझ चुका है, उसमें सदैव ये रहा है कि जो कर्म करता है उसी की अहमियत होगी और किसी की नहीं, शब्दों की नहीं, कर्म की अहमियत होगी। और इसलिए राजनीति अब कर्म नीति में पूरी तरह परिवर्तित हो गई है। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को सुनने के लिए, हमारी बात समझने, मतलब अपनी आपने हमें इतना समय दिया। और साथ में मैं चाहूंगा कृपया वीडियो शेयर करें, लाइक करें,
चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम अपना एक विचार रखते हैं, आप भी कमेंट्स में अपने विचार रखें और हमें भी समृद्ध करें कि आपके क्या राय है, आपके क्या विचार हैं आज का वोटिंग परसेंटेज या आजकल के जो माहौल है, जो चुनाव का माहौल है। और 4 जून 2024 के बाद तो ऑफ कोर्स नए विषयों पर बात होगी, नए कर्मों पर बात होगी। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार। राम राम।